तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 10 सितंबर को G20 ख़त्म हुआ। 11 को लौटना था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को, लेकिन उनका प्लेन ख़राब हुआ और वो 2 दिन तक यहीं रहे। फिर 12 को गए दिल्ली से और आज है 21। लेकिन दिल्ली से रवानगी के 9 दिन के अंदर अंदर ऐसे रिश्ते ख़राब हुए हैं कि अब भारत सरकार को कनाडा में भारतीय वीज़ा तक पर रोक लगा दी गई है फ़िलहाल। अब यानी कि कोई वीज़ा वहाँ से इशू नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया कि निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकवादी का जो कत्ल हुआ था 18 जून को इसी साल एक गुरुद्वारे के बाहर कनाडा में, वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। और उसके बाद भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध जताया, कहा कोई सबूत नहीं है। और अभी विदेश मंत्रालय की जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा गया कि अभी तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ की पार्लियामेंट में जो कुछ कहा और जो इल्ज़ाम लगाया, उसका कोई सबूत भारत सरकार को नहीं दिया है। ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है हमारा कि सबूत नहीं दिया गया। इल्ज़ाम लगाने के बाद दोनों देशों के जो रिश्ते थे उसमें वैसे ही अभी तूफ़ान मचा हुआ था। अभी यही चीज़ थी कि रिश्ते सुधरे, लेकिन ये लीजिए आज सुबह सुबह एक और ख़बर आ गई। ख़बर ये कि उसी कनाडा की सरज़मीन पर एक और मर्डर, एक और कत्ल, और इस बार कत्ल एक गैंगस्टर का, और उस गैंगस्टर का ताल्लुक़ खालिस्तानी समर्थकों से। अब ये दूसरा कत्ल, सोचिए, अभी एक कत्ल को लेकर तो तनातनी चल रही है। कनाडा कह रहा है भारत सरकार से कि भाई आपकी एजेंसी ने मारा है। अब ये दूसरा सर पे आ गया है। लेकिन ये दूसरा पूरी तरह से सर पे आता, उससे पहले एक अजीब चीज़ हुआ ये कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, बहुत नाम सुना होगा आपने, पिछले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही लगातार सुर्खियों में रहना शायद उसके शौक की आदत है। उसने कहा कि ये कत्ल जो अब हुआ है, आज सुबह हुआ है, यानी कि कनाडा के हिसाब से टाइमिंग अलग है हमारी, वो मैंने करवाया। और उसने क्लेम किया फेसबुक के अपने पोस्ट के ज़रिए। कनाडा में आज भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 9:30 बजे थे और कनाडा में एक जगह है विनीपिग। इसी विनीपिग के घर में कुछ हमलावर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद एक शख्स वहां मौजूद था जिसका नाम है सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुन्ने के, प्यार से सभी से सुक्खा कहते हैं। तो सुक्खा ये घर पे मौजूद था, घर में घुसे और वहाँ उन्होंने, जो हम लोग आए थे, उन्होंने कहा कि तूने मिद्दू खेड़ा को मारा, तूने गोल्डी बराड़ के भाई को मारा और अब तेरी बारी है। और इसके बाद उन्होंने कुल 15 गोलियां चलाई। इन 15 में से 9 गोली सिर्फ और सिर्फ सुक्खा के सर में मारी गई। 9 गोली मारने के बाद हमलावर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर के बाद खबर फैल गई। अब लोग इसलिए वहाँ पे जो ख़ासतौर पर अपने इंडियन ठहरे हुए कि अभी तो एक निज्जा जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसके कत्ल को लेकर दोनों देशों में इतना तनाव है। अब लो ये दूसरा कत्ल हो गया है, अब पता नहीं क्या हो। लेकिन 9:30 बजे ये कत्ल हुआ, उसके कुछ घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक पोस्ट आता है और लॉरेंस बिश्नोई इस पोस्ट में कहता है, पूरा हूबहू आपको पढ़ाता हूँ। वो लिखता है, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सारियानु। ये सुक्खा दुन्ने के जो बम्बीहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनीपिग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्ट नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़, ये गोल्डी बराड़ का भाई है, विक्की मिद्दू खेड़ा जो चंडीगढ़ में जिसके कत्ल के लिए सिद्धू मूसेवाला को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पाप की सज़ा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुखियाँ तिक्कियाँ अभी रह गई हैं, जहाँ मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम ज़रूर कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए कामों की सज़ा मिलेगी।
फिर नीचे राम राम सत श्री अकाल ये लिखा हुआ है। तो ये एक फेसबुक पे पोस्ट आया कनाडा में हुए कत्ल के कुछ घंटे के बाद भारत के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। अब ये सुक्खा है कौन जिसका कत्ल हुआ? ये मोगा का रहने वाला है, पंजाब के, और एक ज़माने में ये क्लर्क था सरकारी दफ्तर में, लेकिन फिर इसने जुर्म की दुनिया पकड़ ली, नशे की लत लग गई, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे मर्डर और बाकी चार्जेस लगे। 4 मर्डर के केस थे इसके ऊपर। कहा गया कि ये बॉम्बेहा ग्रुप से भी जुड़ा, बॉम्बेहा ग्रुप जिसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। फिर बॉम्बेहा ग्रुप के लिए काम किया, धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती गई। इसे भी लगा कि अब पुलिस भी ढूंढ रही है, इधर बॉम्बेहा ग्रुप का एंटी गैंग भी ढूंढ रहा है। 2017 में यानी कि 2017 में सुक्खा जो है यानी कि सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुन्ने के पंजाब पुलिस के कुछ लोगों की मिली भगत से एक फेक पासपोर्ट बनाता है। कमाल देखिए कि क्रिमिनल और पुलिस का भी गठजोड़ कैसा होता है। तो सुक्खा पंजाब पुलिस के कुछ लोगों से मिलकर एक फेक पासपोर्ट बनाता है और उस पासपोर्ट के साथ वो सीधे पंजाब से कनाडा पहुंच जाता है। अब वो कनाडा जाता है और कनाडा में रहता है। कनाडा में उसके साथ जो था एक अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, ये खालिस्तानी आतंकी जो कनाडा में अर्शदीप सिंह मोस्ट वांटेड है अपने भारत में, NIA की लिस्ट में भी नाम है। और इसी अर्शदीप सिंह का राइट हैंड माना जाता था निज्जा, जिसका 18 जून को कत्ल हुआ था गुरुद्वारे के बाहर। तो उसी अर्शदीप सिंह का साथी निज्जा मारा गया और अब उसी अर्शदीप सिंह का ये खास सुक्खा मारा गया इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे। अब अर्शदीप सिंह कनाडा में है लेकिन एजेंसियों के हाथ में नहीं है। अब पूरी कहानी यह है कि इसको क्यों मारा गया, पहले ये सुनिए फिर दूसरी कहानी सुनाऊंगा इसी की उलट क्या है ये मामला। तो उसमें ये कहा गया, जो आपने पूरा पढ़ा, जो एक फेसबुक पोस्ट पर आया है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो उसमें यह है कि एक गोल्डी बराड़ का भाई जिसको मारने के लिए मतलब जिसका कत्ल हुआ और उसमें भी सुक्खा का नाम लिया गया और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया। उसी तरीके से मिद्दू खेड़ा, इसकी पूरी कहानी आपको डिटेल में मैंने सुनाई है कि कैसे मोहाली में ये एक यूनिवर्सिटी में नेता वेता और लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा ख़ास भाई, बड़ा भाई मानता था लॉरेंस बिश्नोई मिद्दू खेड़ा को। वहाँ कुछ लोग जीप पर आए थे, CCTV कैमरे में फुटेज भी है और उसके बाद कत्ल किया, चले गए। तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मिद्दू खेड़ा के कत्ल में भी सिद्धू मूसेवाला का हाथ है और उसके इशारे पर हुआ है। और उसी मिद्दू खेड़ा के कत्ल के लिए वो सुक्खा को भी जिम्मेदार मानता है। तो अब जो उसने कत्ल किया उसके ऊपर 3 कत्ल के इल्ज़ाम लगाए, एक तो मिद्दू खेड़ा के कत्ल का, एक जो गोल्डी बराड़ के भाई के कत्ल का, और एक नंगल अबिया। नंगल अबिया का याद होगा आपको, एक कबड्डी प्लेयर जो कनाडा से ही भारत आया पंजाब में एक मैच खेलने के लिए और मैदान के बाहर पार्किंग में नंगल अबिया का कत्ल हो गया था और कहा गया कि इस कत्ल में भी सुक्खा का हाथ है। तो इन 3 कत्ल के लिए ख़ास तौर पर 2017 में चला गया सुक्खा यहाँ से कनाडा, वहाँ रह रहा था और अब इस वक्त अचानक अब उसे मार दिया जाता है। मोगा का रहने वाला, मैंने आपको बताया कैसे 2017 में ये वहाँ से वहाँ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि 3 कत्ल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी, बॉम्बे गैंग का ये शख्स पिछले 3 और 3 6 साल से कनाडा में रह रहा है और अचानक जब भारत और कनाडा के रिश्ते में इतना तूफान आया हुआ है, उसी वक्त सुक्खा का यूं मारा जाना या मारना, क्या ये सिर्फ एक दुश्मनी का बदला है या इसके पीछे गहरी साजिश है? एक गैंगस्टर में आजकल चलन हो गया है किसी भी क्राइम का क्रेडिट लेना, लेकिन एक दूसरा सोर्स है वो ये भी कह रहा है कि इस केस में बहुत सारे लोगों का ये कहना है ये जो फेसबुक पे पोस्ट आया है लॉरेंस बिश्नोई का, ये शायद लॉरेंस बिश्नोई का नहीं है या उसकी मर्जी से नहीं आया, वो एक मोहरा है। खिलाड़ी कौन है मालूम नहीं, लेकिन वो एक मोहरा है। और इसलिए मोहरा है
कि आप पूरे सिचुएशन को देखिए। एक निज्जा के कत्ल के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी को इल्ज़ाम धरते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से रिश्ते इतने ख़राब कि भारत सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी। 24 लाख हम हिंदुस्तानी वहाँ पर रहते हैं, 3.5 करोड़ की कुल आबादी में कनाडा की, उसमें से 2 लाख से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से 7 लाख अपने सिख हैं, बाकी तमाम धर्मों के हैं। रिश्ता ख़राब चल रहा है और उसी बीच में एक दूसरा कत्ल, और वो भी उस गैंगस्टर का कत्ल जिसका कनेक्शन वहाँ के खालिस्तानी आतंकवादी जो अर्शदीप सिंह, जो मोस्ट वांटेड है NIA की लिस्ट में, इनामी है 10 लाख का, ये उसका राइट हैंड, और इसका मारा जाना। तो क्या ये काम ऐसे लोगों का है जो भारत और इस कनाडा के रिश्ते की ये जो भी सुलग रही है, इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि रिश्ता और ख़राब हो, बात और बढ़े, टेंशन और बढ़े, दुश्मनी भी ज़्यादा हो, और या फिर कहानी कुछ और है, कर कोई और रहा है, धरा किसी और पर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो तनाव है, अभी वहाँ के जो खालिस्तानी समर्थक हैं आतंक, उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो इसी सितंबर में शायद 25 या 26 या 27 को भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहाँ भारतीय एम्बेसी में काम करने वाले स्टाफ और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको धमकी दी गई है, उनकी फैमिली को धमकी दी गई है। आज अभी शाम को 4 बजे MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई दिल्ली में। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से धमकी दी गई, उस धमकी के मद्देनज़र कनाडा के भारतीय दूतावास में वहाँ के स्टाफ के लिए, कॉन्सुलेट के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो गया। सब डरे हुए हैं और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल जो वीज़ा की स्लिप, वीज़ा की एप्लीकेशन ली जाती है और वीज़ा प्रोवाइड की जाती है, वो उससे असुरक्षा की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए फ़िलहाल कनाडा में भारतीय वीज़ा के इशू या जारी करने पर रोक लगा दी गई है। और जब तक इस चीज़ की गारंटी नहीं मिलती कि भारतीय एम्बेसी के तमाम स्टाफ, दूतावास के स्टाफ, ये सब लोग सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, कनाडाई जो अथॉरिटी हैं, वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो इस बात की गारंटी नहीं देती कि हाँ भारतीय एम्बेसी बिल्कुल सेफ़, सुरक्षित, महफूज है, तब तक के लिए ये वीज़ा पे रोक जारी रहेगी। यानी फ़िलहाल वीज़ा की कटौती कर दी गई। एक दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, देखिए रिश्ते ख़राब होते हैं तो कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जैसे आपके रिश्ते बड़े अच्छे हों तो 10 मेहमान घर पे आ जाए तो कहेंगे आ जाओ आ जाओ, और अगर आप एक किसी से मन मुटाव हो तो 2 मेहमान भी आपको गवारा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही है कि अभी तक जो नई दिल्ली में कनाडाई एम्बेसी है, दूतावास है, उसमें टोटल स्टाफ हैं, एक रफली मान लीजिए कि 20 होंगे, 10 होंगे। तो अब यह है कि नहीं, हमारे जो कनाडा में एम्बेसी में स्टाफ हैं उनके मुकाबले नई दिल्ली में कनाडा के स्टाफ ज़्यादा है। तो अब इसीलिए जितने हमारे वहाँ हैं उतने ही यहाँ इनके रहने चाहिए। तो जो बाकी एक्स्ट्रा हैं, सपोज़ अगर कनाडा में हमारे 15 हैं और यहाँ 20 है, तो फिर इनके कनाडा के बाकी के जो 5 लोगों को कहा जाएगा भाई जितने मेहमान हमारे वहाँ आपके उतने ही मेहमान आप यहाँ रहो, तो 5 को बाहर। ये स्टेप हो चुका है। आज इसकी मिनिस्ट्री, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उसके स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल ये कहा कि उनकी मतलब लोग ज़्यादा है नई दिल्ली में कनाडाई एम्बेसी के। तो जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वीज़ा पे फ़िलहाल रोक लगा दी गई है सुरक्षा कारणों या ऑपरेशनल कारणों की वजह से। उधर इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जो 5 आइज़ का ग्रुप है, उनकी भी अपनी नज़रें बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, बल्कि अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि इंडिया को इस निज्जा वाले मर्डर केस में कोऑपरेट करना चाहिए कनाडा के साथ। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ऐसे ही बयान हैं। तो एक तरह से लॉबी बनती जा रही है। अब अगर जल्दी ये रिश्ते ठीक नहीं हुए तो फिर मालूम नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि इससे नुकसान दोनों तरफ है। हमारे 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में इस वक्त पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने कल ही एक एडवाइजरी भी जारी की है कि वो क्या ना करें, कैसे एहतियात बरतें। हमारे 24 लाख हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, बहुत सारे कनाडाई सिटीज़न भी हैं। तो वो सब भी वहाँ अपनी रोज़गार, पूरी ज़िंदगी उन्होंने खपा दी है।
तो उनकी सुरक्षा को भी लेकर भी चिंता ज़रूरी है। फिर व्यापार जो है हमारा, ट्रेड कनाडा के साथ दोनों तरफ से, वो भी है, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि अब तक हम जैसे पाकिस्तान को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक को बोता है, फिर उगाता है, फिर उसको पालता पोसता है, फिर हमारे ऊपर छोड़कर हमारा नुकसान करता है। किसी भी देश के लिए किसी आतंकवादी को, किसी क्रिमिनल को, गैंगस्टर को पनाह देना ऐसे ही है कि आप मतलब उस देश के एक तरह से दुश्मन हैं। एनआईए ने 41 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई थी जो हमारे यहाँ वांटेड है, बाकायदा इंटरपोल को भी दिया गया है। और इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर के अलावा जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत सारे क्राइम किए और अब भी वहाँ रहकर वहाँ से फंडिंग करते हैं और पंजाब में या फिर अलग अलग जगहों पर टेरर फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट है और भारत सरकार के शुरू से ये कहना है कि इस लिस्ट के ऊपर कभी कनाडा ने कार्रवाई नहीं की। यानी अपनी सरजमीन पर पल रहे भारत विरोधी दुश्मनों को उसने एक तरह से आसरा दे रखा है। तो इंडिया की दो ही डिमांड है, या तो ये कि आप उनको पकड़ कर और कानून के दरवाजे तक ले जाएं और उसका हिसाब किताब करें, हम आपको सबूत दे रहे हैं, या आपसे नहीं हो रहा तो कम से कम आप पकड़ कर हमारे हवाले कर दें, तो हम कानून के ज़रिए अदालत में यहाँ पेश करेंगे और उनके जुर्मों का हिसाब किताब होगा, जो अदालत फैसला देगी वो माना जाएगा। लेकिन वो दोनों काम कनाडा नहीं कर रहा, ना उनको भारत भेज रहा, ना खुद अपने यहाँ उनको सज़ा दे रहा, बल्कि उनको खुली छूट दे रखा। वो भारत विरोधी कामों में लगे हुए हैं, बाकायदा रैलियाँ निकालते हैं, नारे लगाते हैं और खालिस्तान की बातें करते हैं, मांग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि भारत की शिकायत ये है कि कनाडा ऐसे लोगों को रोक नहीं रहा है। तो सेम यही चीज़ें हम कुछ वक्त तक पहले तक पाकिस्तान से हमारी शिकायत यही है कि चाहे वो लश्कर हो, चाहे जैश हो, बल्कि वहाँ का जो अलकायदा है, फिर तहरीक तालिबान टाइप जितने भी हैं आतंकवादी संगठन, अगर आप देखें जिन्होंने सबसे ज़्यादा भारत को लहूलुहान किया, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर फले फूले। तो हमेशा यही भारत की मांग थी कि भाई या तो उनको आप रोको, उनको सज़ा दिलाओ, या फिर सौंप दो। जैसे 26/11 में जो हमलावर थे उनके डोजियर आज भी पाकिस्तान के पास हैं, किसी को नहीं भेजा। हाफिज़ सईद आज भी वहाँ खुला घूम रहा है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान खुद भी झेल रहा है। आप ये देखिए, पाकिस्तान में हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तो वो पुरानी कहावत है, जब बोगे बबूल तो फिर वो कहाँ से मिलेगा। तो यही चीज़ इस वक्त कनाडा के साथ हो रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है, कनाडा ऐसा कर क्यों रहा है? कनाडा एक बड़ा शांत देश, बड़ा अपना, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, तो फिर अचानक ये क्यों? तो ऐसा नहीं है कि अचानक है। कनाडा में शुरू से ही कई सालों से खालिस्तानी मूवमेंट को एक तरह से हवा मिल रही है या दी जा रही है। उसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडियन की, हिंदुस्तानियों की। दूसरा पॉलिटिक्स ये है कि ट्रूडो जिस पार्टी की सरकार चला रहे हैं, उस सरकार को सपोर्ट जो वहाँ की कर रही है, जिसके सपोर्ट से वो सरकार चल रही है, उस सरकार के लीडर पर ही खालिस्तानी सपोर्टर होने का इल्ज़ाम है, जगमीत सिंह। तो 18 एमपी भी हैं सिख कम्युनिटी से। तो ऐसी सूरत में अब ट्रूडो को अगर लगता है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर हैं और भारत सरकार ने इनको सारे प्रूफ भी दिए हैं, ये गैंगस्टर हैं, तो एक्शन ले तो कैसे ले? उनको पता है एक्शन लूँगा तो जगमीत सिंह अपना सपोर्ट वापस खींचेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ होती है। अब अगले साल चुनाव है, उस चुनाव से पहले तो कोई एक्शन कम से कम जगमीत सिंह की पार्टी और या खालिस्तान समर्थक या आतंकवादियों पर कनाडाई सरकार लेगी, ट्रूडो गवर्नमेंट लेगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो फिर हल कैसे निकलेगा? हल यही है कि फिर बाकी देश बीच में पड़ेंगे। और दूसरा कि कनाडा भारत को कम से कम सबूत दे, निज्जा के कत्ल से जुड़े जो रॉ के ऊपर उसने उंगली उठाई है, तो सबूत देता है और बाकी देश उस सबूत को देखते हैं, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच यहाँ ये भी याद रखना चाहिए, जैसे आज सुक्खा का कत्ल हुआ, तो हर मौके में दुश्मन अपने मौके को ढूंढता है। तो ऐसे मौके पर जब वैसे ही रिश्ते ख़राब हैं, ये दूसरा कत्ल, और वो कत्ल भी एक खालिस्तानी समर्थक का, एक गैंगस्टर का जो एनआईए को वांटेड है, और अब क्लेम कर दिया है जेल से लॉरेंस ने, जिसको क्लेम करने की एक पता नहीं लत सी लग गई है। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही नेम फेम की ज़रूरत होगी। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तफ्तीश जारी है। अब देखना ये है
कि कितने दिनों में ये रिश्ता सुधरता है, क्योंकि मामला अभी भी आप यकीन मानिए कि भारत और कनाडा के बीच में एक तरह से बड़ा खौला हुआ है। तो लेकिन यही दुआ है कि हर देश के लोग अच्छे रहें, और अपना तो ये भी है कि चूँकि अपने हिंदुस्तानी भाई वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, और बच्चे ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स, अगर ये ज़रा उथल पुथल में कुछ हो जाता है तो आप याद कीजिए यूक्रेन वॉर में कितने सारे अपने बच्चे लौट कर आए, उनका पूरा एकेडमिक ईयर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप कितनी मेहनत से भेजते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं। अब एक साल अगर बर्बाद हो जाए तो उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी, सिर्फ बात ये नहीं है फिर एक साल का और ख़र्चा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत बेचैन करती हैं। तो यही इसीलिए दुआ है कि सब कुछ ठीक हो, सभी शांति से जिएं और जीने दें, और कनाडा का ये मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज गीतास पुनिया, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गीतास। और ये नवीन बिश्नोई ने भेजा है। पूजा कामती का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये राज और स्वप्ना जी और रमेश जी, इन्होंने भेजा है। रेहान भाटिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेहान। और ये राज एंड विजय राजवंश ने भेजा है कैलिफोर्निया से। साथ ही पूर्वी कामत, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी। और ये संतोष कामत जी ने भेजा, उनकी बिटिया हैं। जानवी गौर जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जानवी। और ये सुजीत सिंह गौर ने भेजा है। साथ ही यूनिता गुइदे, यूनिक नेम है, ये म्यांमार में रहती हैं, और इन्होंने एक मेल लिखा है हिंदी में, और बहुत खूबसूरत हिंदी लिखी है आपने यूनिता जी, थैंक यू सो मच, और आपके प्यार के लिए। और पक्का मैं जल्दी म्यांमार की कहानी को सुनाता हूँ। इसके अलावा अमलियान कुमार दास, इन्होंने कहा कि क्या कोई पुलिस, जैसे दिल्ली में तमाम देशों के, हर देश की राजधानी में एम्बेसी होती है, तो क्या दिल्ली पुलिस कनाडा की एम्बेसी में या पाकिस्तान की एम्बेसी में, यूएस किसी भी एम्बेसी में घुसकर किसी को अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये जो एक और पिछली बार किसी ने सवाल पूछा था कि एम्बेसी क्यों होती है, तो एम्बेसी एक तो आपको, जैसे वीज़ा लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, कनाडा का वीज़ा चाहिए तो हम कनाडा जाकर थोड़ी मांगेंगे, यहाँ पे उनका कोई एक दफ्तर होना चाहिए। तो एक तो वीज़ा के लिए, दूसरा डिप्लोमेसी रिश्ते के लिए। जैसे अभी कुछ हो रहा है कनाडा में, तो हम अब कनाडा को डायरेक्ट कैसे हड़काएंगे, तो हम उसके एम्बेसी के एम्बेसडर को बुलाएंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाएगा, और बुला के अपनी नाराज़गी जताएगा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो उसी तरीके से जो एम्बेसी होती है, वो जिस देश की भी एम्बेसी है, उस एम्बेसी की बाउंड्री जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, उस एम्बेसी के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो फिर उस देश का कानून, उस देश का जो नियम है, वो वही लागू होगा। अगर सपोज़ नई दिल्ली एम्बेसी के अंदर किसी कैनेडियन का कोई कत्ल हो जाता है, तो फिर उस कत्ल की सज़ा और जांच कैसे होती है, ये जो कनाडा का रूल है, कानून है, उसी हिसाब से चलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। जब अफ़गानिस्तान में उथल पुथल थी और अफ़गानिस्तान के एक प्रेसिडेंट, शायद नजीबुल्ला, शायद तालिबानियों ने हमला कर दिया, और नजीबुल्ला ने भागकर भारतीय एम्बेसी में शायद पनाह लिया, इंडियन एम्बेसी में। अब ये था कि इंडियन एम्बेसी में पनाह लिया तो बाकी कोई भी लोग जाकर, या इंडियन एम्बेसी था या शायद यूएस एम्बेसी था, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि एम्बेसी में जाकर पनाह लिया। अब ये पता है कि उस एम्बेसी में है, अब मान लीजिए उसने कुछ क्राइम किया है, लेकिन उस एम्बेसी में घुसकर वहाँ की लोकल पुलिस या दूसरे कोई देश वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस वक्त जिस एम्बेसी में अगर कोई छुपा है तो इसका मतलब है वो उस देश में है, तो दूसरा देश उसमें दाखिल नहीं हो सकता, इवन पुलिस भी दाखिल नहीं हो सकती। और वैसे भी डिप्लोमेट जो होते हैं, एम्बेसडर, ये लोग जैसे पुराने होते हैं ना, जो मैसेंजर आते थे राजा महाराजाओं को, दुश्मन देश भी भेजता था अपना, तो उसको मारा नहीं जाता था, उसको पकड़ा नहीं जाता था। अगर उसको मारा या पकड़ा गया तो फिर उस देश के साथ दुश्मनी मानी जाती थी। तो आप जो संदेश वाहक है वो एक तरह से ऐसी होता है कि ये भैया राजदूत है, तो राजदूत भी इसीलिए कहते हैं। तो किसी भी एम्बेसी में आप किसी को पकड़ नहीं सकते। किसी एम्बेसी में घुसकर या किसी एम्बेसी में अगर कुछ क्राइम होता है तो फिर वो उस देश की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके अलावा श्रवण सिंह दिंगासी, थैंक यू सो मच, और नाराज़ ना हो, कई बार मेल मिस हो जाता है। साथ ही गुरमीत सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। निशा सिंह सितारे, और
इनके अलावा रंजीत सिंह, इन लोगों ने भी कहा कि सर याद आया कि आप लोगों के कहने पर क्राइम तक इंटरनेशनल सब्सक्राइब करने की कोशिश की, लेकिन वो टाइप करते हैं तो मिलता नहीं है, तो मुझे याद आया तो बता दूं, क्राइम तक इंटरनेशनल एक साथ टाइप कीजिएगा, अलग अलग नहीं, और या क्राइम तक INT भी एक साथ तो मिल जाएगा। अगर INT भी नहीं मिलता तो क्राइम तक इंटरनेशनल मिल जाएगा, बाकी नसीब, लेकिन शायद यहीं से मिलेगा आपको। और रंजीत सिंह ये पटियाला से हैं और इनकी आधी फैमिली, आधा परिवार कनाडा में रहता है, इन्होंने बताया। तो थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। मोहम्मद आवेज़ अली, इनको भी वही क्राइम तक इंटरनेशनल नहीं मिल रहा था, तो मेरा वही एक साथ टाइप कीजिएगा क्राइम तक इंटरनेशनल तो शायद दिख जाए। मयूर थोले, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रंजीत कुमार, बल्कि अजीत कुमार, ये इन्होंने कहा कि बेंगलुरु से हैं, ये इराक बैंक चोरी। मैं ये कहानी सुना चुका हूँ अजीत जी, आपको इसी लिस्ट में मिल जाएगी। रवि रमावत एक कहानी की फरमाइश की है, साथ ही शकील इदरीशी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो कहानी में आज इतना ही है, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।